यूपी के अलीगढ़ में शराब कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ऋषि शर्मा पर 1 लाख का था इनाम घोषित। देश में कोरोना के 1,41,000 नए संक्रमित मामले सामने आए। बीते 24 घंटों में 2,670 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में हुई सबसे ज्यादा 741 मौतें। यूपी के बरेली में शर्मनाक वारदात। दोस्तों के साथ घूमने निकली छात्रा से 6 लड़कों ने किया गैंगरेप। 6 आरोपी गिरफ्तार, 4 की तलाश लगातार जारी। आज ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं बरसी। श्री हरमंदिर साहिब में कार्यक्रम। गरमपंथियों ने खालिस्तान नारों के बीच लहराई तलवारें। अमृतसर समेत पूरे पंजाब में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन आगाज करेंगे इस बड़ी खबर के साथ। जून 1984 में श्री हरिमंदिर साहिब में की गई सैन्य कार्रवाई के दौरान मारे गए सिखों की याद में कल्लूगारा दिवस मनाया जा रहा है। कई गरमपंथियों के हाथ में खालिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान साडा हक है लिखे बैनर दिखाई दे रही है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए जिला सिविल और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही श्री हरिमंदिर साहिब में संगत पहुंच रही है। इसके चलते श्री हरिमंदिर साहिब तक जाने और आने वाले सभी रास्तों पर बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। वहीं एसजीपीसी की ओर से बड़ी संख्या में श्री हरिमंदिर साहिब के अंदर अपनी टास्क फोर्स भी तैनात की गई है और ऐसे में इसी को देखते हुए परिसर और पंजाब पुलिस भी तैनात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए दिखाते हैं। हिम्मत नहीं कर पाई। दिल्ली में पहली बार एक सरकार आई है जिसने ये हिम्मत दिखाई है। अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। पर देखिए ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और 1 हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। ये रही सारी चिट्ठियां। केंद्र सरकार को हमने इतने सारे खत लिख के बताया कि हम ये योजना दिल्ली में लागू करने जा रहे हैं। कानूनन हमें दिल्ली में ये स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए हमने एक बार नहीं 5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। मार्च के महीने में हमारी योजना पे आपकी सरकार ने कुछ आपत्तियां लगाई, हमने आपके सारे ऑब्जेक्शन पूरे कर दिए। जैसे हमने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा था। आपने ऑब्जेक्शन लगाया कि हम इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम से नहीं रख सकते। हमारा मकसद अपना नाम चमकाने का नहीं था। हमारा एक ही मकसद था, किसी भी तरह से ये स्कीम लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे। हमने आपकी बात मान ली। हमने स्कीम से नाम ही हटा दिया और भी आपने जितने ऑब्जेक्शंस किए हमने सारे मान लिए। इस सब के बावजूद भी आप कहते हो हमने आपकी अप्रूवल नहीं ली। और कैसे अप्रूवल लेते हैं सर? अब और कैसे अप्रूवल लें? इस सब के बाद भी आपने ये स्कीम खारिज कर दी। क्यों सर? लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर। आपने ये भी लिखा है
कि चूंकि राशन दुकानदारों ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस योजना के खिलाफ केस कर रखा है, इसलिए ये स्कीम खारिज की जा रही है। इस बात पे आप स्कीम कैसे खारिज कर सकते हैं? ये राशन दुकानदार इस योजना के खिलाफ हाई कोर्ट से स्टे लेने गए थे। हाई कोर्ट ने इन्हें स्टे देने से मना कर दिया। जब हाई कोर्ट ने इन्हें स्टे नहीं दिया तो आपने इस स्कीम पे। देश में कोरोना वायरस का कहर अब भी जारी है। संक्रमण से बचने के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है और ऐसे में इसी को देखते हुए देश के साथ साथ कंपनियों की वैक्सीन लगातार लगाई जा रही है। तो यहां आपको ये भी बता दें कि ऐसे में इसी को देखते हुए जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। इस बीच हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आई कि हरियाणा को अब एक विदेश कंपनी कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति करेगी। अब हरियाणा विदेश कंपनियों से वैक्सीन की आपूर्ति कराने वाला पहला राज्य बनेगा। हाँ, ये बड़ी खबर सामने आई कि यहाँ जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, हरियाणा को माल्टा स्थित HMSCL फार्मा कंपनी स्पुतनिक वी की लगभग 60 मिलियन खुराक उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार ने शनिवार को इस बारे में बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार को माल्टा की एक अंतर्राष्ट्रीय दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन को उपलब्ध कराने के लिए हामी भर दी है। बता दें आपको, हरियाणा सरकार ने विदेश कंपनियों से कोरोना वैक्सीन लेने के लिए 26 मई को हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम के माध्यम से वैश्विक स्तर पर एक निविदा जारी की थी और इसी को देखते हुए सरकार ने इस निविदा को 4 जून को बंद कर दिया था। बता दें, इस समय देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए 3 तरह के टीके लगाए जा रहे हैं। इसमें स्पुतनिक वी भी शामिल है। कोरोना संकट के बीच तेलंगाना सरकार 19 जिला हेडक्वार्टर्स और बड़े अस्पतालों में डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू करने वाली है। यहां लोग फ्री में कोरोना का टेस्ट करवा सकेंगे। दरअसल अक्सर ऐसा देखने में आता है कि भले ही मरीज सरकारी अस्पतालों में कोरोना का मुफ्त में इलाज करवा रहे हो, लेकिन ऐसे कई टेस्ट होते हैं जो उन्हें प्राइवेट लैब से करवाने पड़ते हैं और ऐसे में उन्हें मुश्किलों का काफी ज्यादा सामना करना पड़ता है। वहीं शनिवार को एक कोविड की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि डायग्नोस्टिक टेस्ट की कीमत से लोगों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है, इसलिए जिला मुख्यालय और प्रमुख सरकारी अस्पतालों में सरकारी डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापित किए जाने चाहिए। सीएम ने कहा कि उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, इसलिए सरकारी डॉक्टर नुस्खे भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ निजी क्लिनिकों में जाकर जांच करवानी पड़ती है, जिसमें काफी पैसा खर्च होता है और इससे गरीबों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन केंद्रों पर 57 तरह के टेस्ट किए जाएंगे, जिनमें से कोविड-19 के साथ साथ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लीवर, किडनी, थायराइड समेत अन्य कई टेस्ट शामिल है। सीएम ने कहा कि सामान्य जांच के अलावा कुछ स्पेशल टेस्ट जो महंगे हैं इन केंद्रों पर मुफ्त में किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षण रिपोर्ट सीधे मरीजों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पहुंचाई जाएगी। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANV न्यूज़। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है।
बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की करेंगे, जहां भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप अब धीमा पड़ने लगा है। देश में कोविड के नए मामलों की संख्या घट रही है और इस बीच कई राज्यों ने लॉकडाउन के दौरान कोरोना प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट घटकर और ऐसे में नीचे आ गया है, जबकि संक्रमण के नए मामलों की दर 5.78% है। वहीं देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.38% हो गया है और ऐसे में कोरोना के संक्रमण की लहर जो दूसरी है वो रफ्तार अब धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने राज्य के सामने एक नई परेशानी खड़ी कर दी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा कि सरकार मौजूदा आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक योजना में ब्लैक फंगस संक्रमण के इलाज को शामिल करने का विचार कर रही है। आपको बता दें कि लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार घट रही है। एक तरफ तो कोरोना के मामलों में अब बढ़ोतरी के साथ साथ अब रिकवरी रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। तो यहाँ कर्नाटक में लगातार कोरोना की रफ्तार घट रही है और दूसरी ओर ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल के कांथी में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सुमेंदु अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तृणमूल कांग्रेस ने दोनों नेताओं पर नगर पालिका से राहत सामग्री चोरी करने का आरोप लगाया और इसी सिलसिले में एफआईआर दर्ज की गई। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा था। ममता को करारी मात भी दी थी। चुनाव परिणाम के बाद से बीजेपी नेता और टीएमसी के बीच मतभेद साफ तौर पर दिख रहा है। बता दें, बीजेपी ने नंदीग्राम से विधायक और कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे थे शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है। केंद्र ने उनके पिता शिशिर अधिकारी और भाई दिव्येंदु अधिकारी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे रखी है। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANV न्यूज। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को इस बात पर जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों जिम्मेदार नेता है, दोनों देशों के बीच मुद्दों का समाधान करने में सक्षम है। ऐसे में बताया जा रहा है कि वह महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र से इतर किसी भी ताकत को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 4 देशों के समूह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की रूस द्वारा सार्वजनिक रूप से आलोचना करने के बीच पुतिन ने कहा कि किसी राष्ट्र को किसी पहल में शामिल होना चाहिए। उन्हें अन्य देशों के साथ किस सीमा तक संबंध बनने चाहिए या आंकलन करने का काम मॉस्को का नहीं है, लेकिन कोई भी साझेदारी किसी अन्य के खिलाफ एकजुट होने के मकसद से नहीं होनी चाहिए। उधर यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के लिए जिम्मेदार मुख्य आरोपी और 1 लाख का इनामी बदमाश ऋषि शर्मा आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। रविवार को पुलिस ऋषि शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ में पुलिस जुट गई है। कहा जा रहा है कि ऋषि शर्मा अवैध शराब से जुड़े कई सफेद पोशों के नामों का खुलासा कर रह सकते थे। तो यहाँ जहरीली शराब कांड में अब तक पुलिस ने 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि जहरीली शराब पीने से अब तक 101 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है।
जिनमें से 40 लोगों की शराब पीने से मौत हो चुकी है और सीएमओ ने इस बात की पुष्टि की है। इस मामले में अब तक 50,000 के इनामी विपिन चौधरी और 25,000 के इनामी आरोपी नीरज चौधरी और कुल 6 इनामी शराब माफियाओं सहित 40 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। वहीं अब इस 1 लाख का इनामी शराब तस्कर ऋषि शर्मा को पुलिस पूछताछ कर रही है और ऐसे में पुलिस की गिरफ्त में है। ऋषि शर्मा पर जमीन कब्जे के कई आरोप हैं। इस मामले में एसएसपी का कहना है कि शराब प्रकरण में अब तक गिरफ्तार अभियुक्तों के बयान और निशानदेही के आधार पर भारी मात्रा में मिलावट शराब, 7,476 लीटर अवैध शराब, 5,723 नकली ढक्कन, 3200 से अधिक रैपर, 5410 क्यूआर कोड, 1,000 लीटर से अधिक स्प्रिट, 50 से अधिक अवैध शराब की पेटी सहित संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 3 4 पहिया वाहन सीज किए गए हैं। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। पंजाब फारसी ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ ਯਾਨੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਪੀ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने महामारी की शुरुआत तो ही इस ते नजर बनाई रखी ते समय सिर ठोस फैसले ले। दूजे पासे पंजाब पुलिस ते सिविल प्रशासन दा भी इस महामारी दौरान खास रोल रहा। पंजाब पुलिस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार दे दिशा निर्देश अनुसार लोकां नूं लॉकडाउन ते कर्फ्यू दा पालन करवाया ते उन्हां नूं कोरोना महामारी तो जाणू करवाया। इस सफलता दा सेहरा सरकार दे सेहत विभाग नूं भी जांदा है जिन्हां ने हस्पतालां दे नाल होम क्वारंटाइन मरीजां दा भी पूरा ध्यान रखिया ते इस दा नतीजा ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात यूपी के बरेली की करेंगे जहां कोरोना कर्फ्यू से दोस्तों के साथ इज्जत नगर इलाके में नहर की ओर घूमने गई छात्रा के साथ 6 लोगों ने गैंगरेप कर दिया। तो यहां बदनामी के डर से 5 दिन तक छात्रा खामोश रही। 5 दिन तक बेटी को गुमसुम देख शनिवार को परिजनों ने जब उससे पूछा तो उसका गुबार फूट पड़ा। थाना इज्जतनगर में 6 युवकों के खिलाफ गैंगरेप, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और यहां साफ तौर पर 12वीं की छात्रा का कहना है कि स्कूल में साथ पढ़ने वाला उसका दोस्त अपने एक दूसरे दोस्त के साथ 31 मई को स्कूटी पर घूमने निकला। दोनों ने रास्ते में छात्रा को देख उसी के साथ चलने को कहा। तो ऐसे में इस मामले में छात्रा दोनों के साथ स्कूटी पर बैठकर घूमने निकल गई। बताया जा रहा है कि भगवानपुर धीमड़ी गांव की तरफ नहर की पुलिया पार करने के बाद वह लोग रुक गए और सेल्फी लेकर आपस में बातचीत कर रहे थे। उस दौरान कहीं से 6 लोग आए और अचानक से उस लड़की पर धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि रास्ता घेर कर स्कूटी रोक ली गई और 3 लोगों ने छात्रा को स्कूटी से खींचा। अन्य लोग उसके दोस्तों को बुरी तरह से मारने लगे। चाकू निकालकर जान से मारने की धमकी भी दी गई। हमलावरों ने दोस्त को पीटकर घायल कर दिया और उस मामले में खेत में फेंक दिया। इस दौरान मौका पाकर दूसरा दोस्त स्कूटी लेकर भाग गया और आरोपी छात्रा को सूखी हुई नहर के नीचे झाड़ियों में ले गए। वहां छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया।
आपको बता दें, विरोध करने पर आरोपियों ने छात्रा को पीटा और चुप रहने की धमकी दी। 5 दिन तक छात्रा चुप रही, लेकिन बावजूद उसके शनिवार को थाना इज्जतनगर में भगवानपुर धिमरी के रहने वाले धर्मेंद्र, अनुज, विशाल, नीरज, नरेश के खिलाफ मुकदमे के तहत दर्ज कर लिया गया। चलिए आपको सीधे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। तो यहाँ टीम 9 की बैठक चल रही है और ऐसे में कोरोना की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। तो यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANV न्यूज। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भारत में पिछले 2 महीनों में सबसे कम केस सामने आए। वहीं कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर यानी रिकवरी रेट 93% से अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या करीब 25वें दिन रोज आने वाले नए पॉजिटिव मामलों से अधिक है। वहीं वर्ल्डोमीटर की बात करें तो देश में बीते 24 घंटों में 1,14,000 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 2600 से अधिक कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। बता दें, एक दिन पहले यानी शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के 1,20,000 केस सामने आए, जबकि 3,880 की मौत हो चुकी है। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANV न्यूज। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसी थोड़े एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात दिल्ली की करेंगे। तो दिल्ली में लगातार एक तरफ तो ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों में ब्लैक फंगस का इलाज करा रहे करीब 70% मरीज मधुमेह से पीड़ित पाए गए हैं। जांच के दौरान यह बात सामने आई। इससे पता चलता है कि कोरोना संक्रमण के अलावा मधुमेह भी ब्लैक फंगस होने का एक प्रमुख कारण है। डॉक्टरों का यहाँ ये कहना है कि ब्लैक फंगस से बचाव के लिए शरीर में शुगर से स्तर को नियंत्रित रखना बेहद ही जरूरी है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से 89 की मौत भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 92 स्वस्थ हुए हैं इस दौरान और कई बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों का इलाज चल रहा है। और वहीं सर गंगाराम अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में 100 से ज्यादा मरीज भर्ती हो चुके हैं और इनमें से 70% रोगी मधुमेह से पीड़ित मिले हैं और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका पहले ही शुगर नियंत्रण में नहीं था और बाकी के मरीजों में कोरोना के इलाज के दौरान दी गई दवाओं के चलते शुगर का स्तर बढ़ गया था। वहीं देश में कोरोना संकट के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसमें आम लोगों को 2-4 दिनों तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में बताया जा रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज फिर ईंधनों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल में प्रति लीटर 27 पैसे और डीजल की बात करें तो डीजल में प्रति लीटर 29 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। देश के 135 जिलों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए से प्रति लीटर से ज्यादा के भाव पर बिक रहा है और इस साल अब तक पेट्रोल की कीमत करीब 13% बढ़ गई है। वहीं क्रूड ऑयल की कीमतों में भी तेजी का रुख जारी है और जिसमें से आगे की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95.03 रुपए और डीजल की बात करें तो डीजल का दाम 85.95 रुपए है और इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 101.25 रुपए और डीजल 93.10 रुपए। और वहीं कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में पेट्रोल 95.02 रुपए और डीजल 88.80 रुपए और चेन्नई की बात करें तो यहाँ चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 96.47 रुपए है और डीजल की बात करें तो यहाँ डीजल 90.66 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। बता दें, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर रोज सुबह 6 बजे बदलाव होता है। पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और दूसरी चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम करीब 2 गुना हो जाता है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ की बात करें तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया जाता है। उधर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का ये मामला सामने आया है और ऐसे में बताया जा रहा है कि कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के राज में महंगाई आसमान छू रही है, आम जनता को परेशानियों को काफी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। ये सबकी होनी चाहिए। सरकार इस बात की गारंटी दे कि जो प्राइवेसी आउट नहीं होगी, कम से कम जो हमारे डाटाज होते हैं वो ये इधर उधर ना जा पाएं। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को भी ये समझना चाहिए, क्या हमारे डाटास, क्या हमारे प्राइवेसी अगर किसी वजह से आउट तो नहीं हो रही है। अगर ट्विटर इसको मेंटेन कर रहा है कि नहीं आउट हो रही हैं तो अच्छी बात है। अगर किसी तरह से आउट हो रही हैं तो फिर इस पर मुझे लगता है कमेटी बैठा देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो राष्ट्र है, पूरा देश है, ये कोई स्पेसिफिक राज्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन राज्यों की बात करती है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। मैं कहता हूं पूरे राष्ट्र की बात कीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में किसी ने जिताया है तो पूरे देश ने जिताया है। आपको हर राज्य से सीटें मिली हैं। इसलिए हिंदुस्तान की बात कीजिए, इंडिविजुअल स्टेट की बात मत कीजिए। नीति आयोग ये बात कह रहा है तो उसको तो सरकार को लिख के दे देना चाहिए कि भाई इस तरह का डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, इससे महंगाई बढ़ रही है, लोगों की कमर टूट रही है। और हिंदुस्तान में वैसे भी आजकल बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी की नीति से और भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम, उसकी वजह से देश में बेरोजगारी चल रही है, बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है। और ऊपर से अगर महंगाई बढ़ेगी तो लोग कैसे जी पाएंगे? लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। महंगाई से लगातार लोग परेशान हैं और डीजल पेट्रोल की कीमत तो हर रोज बढ़ा दे रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आखिर 2 गुनी मार क्यों? एक तो कोरोना की मार, ऊपर से भारतीय जनता पार्टी की महंगाई की मार। जनता जाए तो कहां जाए? हमारे देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से टूट गई है, चरमरा गई है, -8 पे करीब हमारी जीडीपी पहुंच गई है। और जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उनकी जीडीपी हमसे ज़्यादा होगी जो हमसे पीछे हुआ करते थे। तो आप सोच लो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश में कैसी चल रही, जो हमारे देश को पीछे ले जा रही है, आगे ले जाने की जगह। पड़ोसी राज्यों की, स्टेट की, पड़ोसी देश की बात तो करती है, लेकिन पड़ोसी देश की जीडीपी हमसे ज़्यादा कैसे हो गई? इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के निर्माण की बात नहीं कर रही है, वो भाजपा निर्माण की बात करती है। ये हमारे हिंदुस्तान की
फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, ANV न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन गाज करेंगे इस बड़ी खबर के साथ। जून 1984 में श्री हरिमंदिर साहिब में की गई सैन्य कार्रवाई के दौरान मारे गए सिखों की याद में कल्लू गारा दिवस मनाया जा रहा है। कई गर्मपंथियों के हाथ में खालिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान साडा हक है लिखे बैनर दिखाई दे रही है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए जिला सिविल और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही श्री हरिमंदिर साहिब में संगत पहुंच रही है, जिसके चलते श्री हरिमंदिर साहिब तक जाने और आने वाले सभी रास्तों पर बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। वहीं SGPC की ओर से बड़ी संख्या में श्री हरिमंदिर साहिब के अंदर अपनी टास्क फोर्स भी तैनात की गई है और ऐसे में इसी को देखते हुए परिसर और पंजाब पुलिस भी तैनात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए दिखाते हैं। हिम्मत नहीं कर पाई। दिल्ली में पहली बार एक सरकार आई है जिसने ये हिम्मत दिखाई है। अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। पर देखिए ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और एक हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। ये रही सारी चिट्ठियां। केंद्र सरकार को हमने इतने सारे खत लिख के बताया कि हम ये योजना दिल्ली में लागू करने जा रहे हैं। कानूनन हमें दिल्ली रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो 3 T's 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद
आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की करेंगे, जहां भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप अब धीमा पड़ने लगा है। देश में कोविड के नए मामलों की संख्या घट रही है और इस बीच कई राज्यों ने लॉकडाउन के दौरान कोरोना प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट घटकर और ऐसे में नीचे आ गया है, जबकि संक्रमण के नए मामलों की दर 5.78% है। वहीं देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.38% हो गया है और ऐसे में कोरोना के संक्रमण की लहर जो दूसरी है वो रफ्तार अब धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने राज्य के सामने एक नई परेशानी खड़ी कर दी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा कि सरकार मौजूदा आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक योजना में ब्लैक फंगस संक्रमण के इलाज को शामिल करने का विचार कर रही है। आपको बता दें कि लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार घट रही है। एक तरफ तो कोरोना के मामलों में अब बढ़ोतरी के साथ साथ अब फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। हमने एक बार नहीं 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। ये रही सारी चिट्ठियां। केंद्र सरकार को हमने इतने सारे खत लिख के बताया कि हम ये योजना दिल्ली में लागू करने जा रहे हैं। कानूनन हमें दिल्ली में ये स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे। इसलिए हमने एक बार नहीं 5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। मार्च के महीने में हमारी योजना पे आपकी सरकार ने कुछ आपत्तियां लगाई, हमने आपके सारे ऑब्जेक्शन पूरे कर दिए। जैसे हमने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा था। आपने ऑब्जेक्शन लगाया कि हम इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम से नहीं रख सकते। हमारा मकसद अपना नाम चमकाने का नहीं था, हमारा एक ही मकसद था, किसी भी तरह से ये स्कीम लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे। हमने आपकी बात मान ली, हमने स्कीम से नाम ही हटा दिया। और भी आपने जितने ऑब्जेक्शंस किए हमने सारे मान लिए। इस सबके बावजूद भी आप कहते हो हमने आपकी अप्रूवल नहीं ली। और कैसे अप्रूवल लेते हैं सर? अब और कैसे अप्रूवल लें? इस सबके बाद भी आपने ये स्कीम खारिज कर दी, क्यों सर? लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर? आपने ये भी लिखा है कि चूंकि राशन दुकानदारों ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस योजना के खिलाफ केस कर रखा है, इसलिए ये स्कीम खारिज की जा रही है। इस बात पे आप स्कीम कैसे खारिज कर सकते हैं? ये राशन दुकानदार इस योजना के खिलाफ हाई कोर्ट से स्टे लेने गए थे। हाई कोर्ट ने इन्हें स्टे देने से मना कर दिया। जब हाई कोर्ट ने इन्हें स्टे नहीं दिया तो आपने इस स्कीम पे
देश में कोरोना वायरस का कहर अब भी जारी है। संक्रमण से बचने के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है और ऐसे में इसी को देखते हुए देश के साथ साथ कंपनियों की वैक्सीन लगातार लगाई जा रही है। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि ऐसे में इसी को देखते हुए जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। इस बीच हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आई कि हरियाणा को अब एक विदेश कंपनी कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति करेगी। अब हरियाणा विदेश कंपनियों से वैक्सीन की आपूर्ति कराने वाला पहला राज्य बनेगा। हाँ, ये बड़ी खबर सामने आई कि यहाँ जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, हरियाणा को माल्टा स्थित HMSCL फार्मा कंपनी स्पुतनिक V की लगभग 60 मिलियन खुराक उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार ने शनिवार को इस बारे में बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार को माल्टा की एक अंतर्राष्ट्रीय दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन को उपलब्ध कराने के लिए हामी भर दी है। बता दें आपको, हरियाणा सरकार ने विदेश कंपनियों से कोरोना वैक्सीन लेने के लिए 26 मई को हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम के माध्यम से वैश्विक स्तर पर एक निविदा जारी की थी और इसी को देखते हुए सरकार ने इस निविदा को 4 जून को बंद कर दिया था। बता दें, इस समय देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए 3 तरह के टीके लगाए जा रहे हैं। इसमें स्पुतनिक V भी शामिल है। कोरोना संकट के बीच तेलंगाना सरकार 19 जिला हेडक्वार्टर्स और बड़े अस्पतालों में डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू करने वाली है। यहां लोग फ्री में कोरोना का टेस्ट करवा सकेंगे। दरअसल अक्सर ऐसा देखने में आता है कि भले ही मरीज सरकारी अस्पतालों में कोरोना का मुफ्त में इलाज करवा रहे हो, लेकिन ऐसे कई टेस्ट होते हैं जो उन्हें प्राइवेट लैब से करवाने पड़ते हैं और ऐसे में उन्हें मुश्किलों का काफी ज्यादा सामना करना पड़ता है। वहीं शनिवार को एक कोविड की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि डायग्नोस्टिक टेस्ट की कीमत से लोगों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है, इसलिए जिला मुख्यालय और प्रमुख सरकारी अस्पतालों में सरकारी डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापित किए जाने चाहिए। सीएम ने कहा कि उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, इसलिए सरकारी डॉक्टर नुस्खे भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ निजी क्लिनिकों में जाकर जांच करवानी पड़ती है, जिसमें काफी पैसा खर्च होता है और इससे गरीबों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन केंद्रों पर 57 तरह के टेस्ट किए जाएंगे, जिनमें से कोविड-19 के साथ साथ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लीवर, किडनी, थायराइड समेत अन्य कई टेस्ट शामिल है। सीएम ने कहा कि सामान्य जांच के अलावा कुछ स्पेशल टेस्ट जो महंगे हैं इन केंद्रों पर मुफ्त में किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षण रिपोर्ट सीधे मरीजों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पहुंचाई जाएगी। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANV न्यूज़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भारत में पिछले 2 महीनों में सबसे कम केस सामने आए। वहीं कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर यानी रिकवरी रेट 93% से अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या करीब 25वें दिन रोज आने वाले नए पॉजिटिव मामलों से अधिक है। वहीं वर्डोमीटर की बात करें तो देश में बीते 24 घंटों में 1,14,000 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 2600 से अधिक कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। बता दें, एक दिन पहले यानी शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के 1,20,000 केस सामने आए, जबकि 3,880 की मौत हो चुकी है। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANV न्यूज़।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने मुहल्लियां नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को इस बात पर जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों जिम्मेदार नेता हैं। दोनों देशों के बीच मुद्दों का समाधान करने में सक्षम हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र से इतर किसी भी ताकत को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 4 देशों के समूह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की रूस द्वारा सार्वजनिक रूप से आलोचना करने के बीच पुतिन ने कहा कि किसी राष्ट्र को किसी पहल में शामिल होना चाहिए। उन्हें अन्य देशों के साथ किस सीमा तक संबंध बनने चाहिए यह आंकलन करने का काम मॉस्को का नहीं है, लेकिन कोई भी साझेदारी किसी अन्य के खिलाफ एकजुट होने के मकसद से नहीं होनी चाहिए। उधर यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के लिए जिम्मेदार मुख्य आरोपी और 1 लाख का इनामी बदमाश ऋषि शर्मा आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। रविवार को पुलिस ऋषि शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ में पुलिस जुट गई है। कहा जा रहा है कि ऋषि शर्मा अवैध शराब से जुड़े कई सफेद पोशों के नामों का खुलासा कर रह सकते थे। तो यहाँ जहरीली शराब कांड में अब तक पुलिस ने 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि जहरीली शराब पीने से अब तक 101 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है, जिनमें से 40 लोगों की शराब पीने से मौत हो चुकी है और सीएमओ ने इस बात की पुष्टि की है। इस मामले में अब तक 50,000 के इनामी विपिन चौधरी और 25,000 के इनामी आरोपी नीरज चौधरी और कुल 6 इनामी शराब माफियाओं सहित 40 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। वहीं अब इस 1 लाख का इनामी शराब तस्कर ऋषि शर्मा को पुलिस पूछताछ कर रही है और ऐसे में पुलिस की गिरफ्त में है। ऋषि शर्मा पर जमीन कब्जे के कई आरोप हैं। इस मामले में एसएसपी का कहना है कि शराब प्रकरण में अब तक गिरफ्तार अभियुक्तों के बयान और निशानदेही के आधार पर भारी मात्रा में मिलावट शराब, 7,476 लीटर अवैध शराब, 5,723 नकली ढक्कन, 3200 से अधिक रैपर, 5410 क्यूआर कोड, 1,000 लीटर से अधिक स्प्रिट, 50 से अधिक अवैध शराब की पेटी सहित संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 3 4 पहिया वाहन सीज किए गए हैं। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात यूपी के बरेली की करेंगे, जहां कोरोना कर्फ्यू से दोस्तों के साथ इज्जत नगर इलाके में नहर की ओर घूमने गई छात्रा के साथ 6 लोगों ने गैंगरेप कर दिया। तो यहां बदनामी के डर से 5 दिन तक छात्रा खामोश रही। 5 दिन तक बेटी को गुमसुम देख शनिवार को परिजनों ने जब उससे पूछा तो उसका गुबार फूट पड़ा। थाना इज्जतनगर में 6 युवकों के खिलाफ गैंगरेप, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और यहां साफ तौर पर 12वीं की छात्रा का कहना है कि स्कूल में साथ पढ़ने वाला उसका दोस्त अपने एक दूसरे दोस्त के साथ 31 मई को स्कूटी पर घूमने निकला। दोनों ने रास्ते में छात्रा को देख उसी के साथ चलने को कहा। तो ऐसे में इस मामले में छात्रा दोनों के साथ स्कूटी पर बैठकर घूमने निकल गई। बताया जा रहा है कि भगवानपुर धीमरी गांव की तरफ नहर की पुलिया पार करने के बाद वह लोग रुक गए और सेल्फी लेकर आपस में बातचीत कर रहे थे। उस दौरान कहीं से 6 लोग आए और अचानक से उस लड़की पर धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि रास्ता घेर कर स्कूटी रोक ली गई और 3 लोगों ने छात्रा को स्कूटी से खींचा। अन्य लोग उसके दोस्तों को बुरी तरह से मारने लगे। चाकू निकालकर जान से मारने की धमकी भी दी गई। हमलावरों ने दोस्त को पीटकर घायल कर दिया और उस मामले में खेत में फेंक दिया। इस दौरान मौका पाकर दूसरा दोस्त स्कूटी लेकर भाग गया और आरोपी छात्रा को सूखी हुई नहर के नीचे झाड़ियों में ले गए। वहां छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, विरोध करने पर आरोपियों ने छात्रा को पीटा और चुप रहने की धमकी दी। 5 दिन तक छात्रा चुप रही, लेकिन बावजूद उसके शनिवार को थाना इज्जतनगर में भगवानपुर धिमरी के रहने वाले धर्मेंद्र, अनुज, विशाल, नीरज, नरेश के खिलाफ मुकदमे के तहत दर्ज कर लिया गया। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANV न्यूज। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਓ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲ 112 ਤੇ 181 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਤੇ 181 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात दिल्ली की करेंगे। तो दिल्ली में लगातार एक तरफ तो ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों में ब्लैक फंगस का इलाज करा रहे करीब 70% मरीज मधुमेह से पीड़ित पाए गए हैं। जांच के दौरान यह बात सामने आई। इससे पता चलता है कि कोरोना संक्रमण के अलावा मधुमेह भी ब्लैक फंगस होने का एक प्रमुख कारण है। डॉक्टरों का यहाँ ये कहना है कि ब्लैक फंगस से बचाव के लिए शरीर में शुगर से स्तर को नियंत्रित रखना बेहद ही जरूरी है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के
से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से 89 की मौत भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 92 स्वस्थ हुए हैं इस दौरान और कई बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों का इलाज चल रहा है। और वहीं सर गंगाराम अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में 100 से ज्यादा मरीज भर्ती हो चुके हैं और इनमें से 70% रोगी मधुमेह से पीड़ित मिले हैं और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका पहले ही शुगर नियंत्रण में नहीं था और बाकी के मरीजों में कोरोना के इलाज के दौरान दी गई दवाओं के चलते शुगर का स्तर बढ़ गया था। वहीं देश में कोरोना संकट के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसमें आम लोगों को 2-4 दिनों तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में बताया जा रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज फिर ईंधनों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल में प्रति लीटर 27 पैसे और डीजल की बात करें तो डीजल में प्रति लीटर 29 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। देश के 135 जिलों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए से प्रति लीटर से ज्यादा के भाव पर बिक रहा है और इस साल अब तक पेट्रोल की कीमत करीब 13% बढ़ गई है। वहीं क्रूड ऑयल की कीमतों में भी तेजी का रुख जारी है और जिसमें से आगे की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95.03 रुपए और डीजल की बात करें तो डीजल का दाम 85.95 रुपए है और इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 101.25 रुपए और डीजल 93.10 रुपए। और वहीं कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में पेट्रोल 95.02 रुपए और डीजल 88.80 रुपए और चेन्नई की बात करें तो यहाँ चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 96.47 रुपए है और डीजल की बात करें तो यहाँ डीजल 90.66 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। बता दें, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर रोज सुबह 6 बजे बदलाव होता है। पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और दूसरी चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम करीब 2 गुना हो जाता है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ की बात करें तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया जाता है। उधर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का ये मामला सामने आया और ऐसे में बताया जा रहा है कि कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में महंगाई आसमान छू रही है, आम जनता को परेशानियों को काफी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। ये सबकी होनी चाहिए। सरकार इस बात की गारंटी दे कि जो प्राइवेसी आउट नहीं होगी, कम से कम जो हमारे डाटाज होते हैं वो ये इधर उधर ना जा पाएं। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को भी ये समझना चाहिए, क्या हमारे डाटाज, क्या हमारे प्राइवेसी अगर किसी वजह से आउट तो नहीं हो रही है। अगर ट्विटर इसको मेंटेन कर रहा है कि नहीं आउट हो रही हैं तो अच्छी बात है। अगर किसी तरह से आउट हो रही हैं तो फिर इस पर मुझे लगता है कमेटी बैठा देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो राष्ट्र है पूरा देश है, ये कोई स्पेसिफिक राज्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन राज्यों की बात करती है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। मैं कहता हूं पूरे राष्ट्र की बात कीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में किसी ने जिताया है तो पूरे रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। कम ब्रेक।